Hello, good morning. Let's start Indian Partnership Act. Topic is liability for holding out partner. की liability of holding out partner section 28 of Indian Partnership Act and thereafter हम discuss करेंगे minor partner section 30. Let's start. Section 28 liability for holding out partner. ठीक है, देखो, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द लीगल फिक्शन. एक्चुअल में ही इज नॉट पार्टनर, बाय लीगल फिक्शन इज पार्टनर. ठीक है, लॉ सपोज दैट पर्सन इज पार्टनर. अ पर्सन नॉट अ पार्टनर बट हेल्ड आउट टू बी अ पार्टनर. डिस्कस. इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. या स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन अ पर्सन रियली नॉट अ पार्टनर कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर. ठीक है, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म का, लेकिन फिर भी उसको ट्रीट किया जाएगा क्या पार्टनर. तो दिस इज अ केस ऑफ लीगल फिक्शन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड होल्डिंग आउट पार्टनर. थ्योरी ऑफ होल्डिंग आउट पार्टनर. दिस सर्कमस्टांसेस आर गिवन अंडर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. But a person not being a partner is deemed to be a partner, उसको पार्टनर कंसीडर करेंगे. कैन पार्टनरशिप अराइज बाय लॉ? कैन. जनरली हमने सेक्शन 5 में क्या देखा? सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट इंडियन पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. बाय कॉन्ट्रैक्ट ही हम पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं. लेकिन कैन पार्टनरशिप अराइज बाय लॉ? यस, this is the one of the example, section 28. Yes, you can, due to legal fiction of doctrine of holding out and due to the theory of mutual agency है. तो generally it arise from contract, but in case of legal fiction it is also arise by law. Generally आपका partnership कैसे arise होती है? From contract, but यहाँ पे आपका by law हो सकता है. What is the ingredient of section 28? Please direct में देखना पहले section 28. Any person, कोई भी person, any person who by words spoken or written or by conduct represent himself. कोई भी person अपने आप को represent कर रहा है. किस तरह से? By words और conduct से भी. और knowingly permit himself to be represented. उसको नॉलेज है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा. टू बी पार्टनर इन द फॉर्म, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को? पार्टनर इन द फॉर्म. सेम जैसे रूल ऑफ एस्टॉपल है सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो दिस इज ऑल्सो यहाँ पे थ्योरी ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल होगा. अपने आप को रिप्रेजेंट करना किसी दूसरे के सामने कि आई एम पार्टनर ऑफ दैट फॉर्म. ठीक है, इज लाइबल एज अ पार्टनर in the form to anyone who has on the faith of any such representation. ये बोलता है उसके लिए वो पार्टनर है टू क्रेडिट टू द फॉर्म, गिवन क्रेडिट टू द फॉर्म. मान लो सपोज तो ए बी सी 3 पार्टनर है. डी कोई पर्सन है जो पार्टनर के बिहाफ में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है. अभी वो पार्टनर नहीं है फॉर्म का, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लो बैंक को रिप्रेजेंट करे कि आई एम पार्टनर ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है, अब उसने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, चाहे वो बाय वर्ड स्पोकन करके, रिटर्न करके या कंडक्ट करे. अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि ही इज अ पार्टनर ऑफ दैट फॉर्म. और ऑन द फेथ ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन क्रेडिट टू हिम फॉर्म. और उसके फेथ पे बैंक वालों ने उस फॉर्म को क्रेडिट लोन दे दिया. वेदर the person representing himself or represented to the partner does or does not know the representation has reached the person so giving credit. चाहे उनको नॉलेज हो इस बात का कि नहीं हो कि रिप्रेजेंटेशन दिया, देन तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या होगा? एनीवन. तो एनीवन मींस दैट इज नॉट ऑलवेज अ पार्टनर. ठीक है, दैट नॉट ऑलवेज अ पार्टनर कोई भी पर्सन हो सकता है. वो रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बाय वर्ड्स, oral, written, by conduct, permit himself to be represented. He may always allow others to represent for him. दूसरों को मतलब अलाउ करा कि वो रिप्रेजेंट फॉर हिम, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, other believed the representation.
अदर बिलीव्ड हिज रिप्रेजेंटेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन पर बिलीव कर रहा है। अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115 पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि वो सेम है रूल ऑफ एस्टॉपल। तो क्रेडिटर टू, जो क्रेडिटर है किसको रिप्रेजेंट किया? क्रेडिटर, उसने लोन दे दिया फॉर्म को। और अदर चेंजेस द लीगल पोजीशन, और जो दूसरा पर्सन है क्रेडिटर ने अपने लीगल पोजीशन चेंज किया ऑन द फेथ ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन, दिस ऑल पॉइंट आर बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ एस्टॉपल। ठीक है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट में थ्योरी ऑफ एस्टॉपल। तो थ्योरी ऑफ होल्डिंग आउट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ एस्टॉपल, said in the English case law Berg-Versi case में, same held in Indian law शरद वसी गोपाल चंद्र प्रीवी काउंसिल का केस है। दैट्स होल्डिंग आउट इज बेस्ड ऑन एस्टॉपल, होल्डिंग आउट इज बेस्ड ऑन एस्टॉपल। जो होल्डिंग आउट सेक्शन, फिर से रिपीट करा, होल्डिंग आउट इज बेस्ड ऑन एस्टॉपल। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और बाय अदर्स, अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अदर्स को। एंड आउटसाइडर बिलीव, जो आउटसाइडर है, जो अदर पर्सन बिलीव्ड रिप्रेजेंटेशन, एंड ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन गिव लोन टू द फर्म, उसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म के लिए लोन दे दिया। एक्चुअल में इज नॉट पार्टनर, बाय लीगल फिक्शन अब वो क्या बन जाएगा? पार्टनर। तो इंटेंशन ऑफ द रिप्रेजेंटर इमटेरियल, उसकी इंटेंशन क्या थी नहीं थी, दैट इज वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इमटेरियल है, इट मे नॉट बी बैड मैलाफाइड, द रिप्रेजेंटर इज स्टिल लाइबल, फिर भी रिप्रेजेंटर लाइबल होगा टू दैट क्रेडिटर। लॉ ऑन दिस पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 दैट रिप्रेजेंटर इज हेल्ड एज अ होल्डिंग आउट पार्टनर। तो रिप्रेजेंटर जो जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर, उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, बट उसको क्या बोलेंगे? होल्डिंग आउट पार्टनर। ठीक है, तो देन व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस थ्योरी? क्यों ये थ्योरी बनाई गई? टू प्रेजेंट फ्रॉड, टू प्रिवेंट फ्रॉड, ताकि फ्रॉड ना हो क्रेडिटर के साथ, टू प्रिवेंट इनजस्टिस टू द क्रेडिटर। ठीक है, मान लो सपोज, ठीक है, क्रेडिटर है, मान लो सपोज ए है, ए अपने आप को रिप्रेजेंट करता है बी को, बी क्रेडिटर है, ए नॉट पार्टनर, ये पार्टनर नहीं है। ठीक है, मान लो एक्स बाय जेड पार्टनर है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म बाय एक्स बाय जेड। बट ए ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, ही इज ऑल्सो पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फॉर्म। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, उसने रिप्रेजेंट किया, और उस रिप्रेजेंटेशन पे इस पर्सन ने बिलीव किया, बी ने बिलीव किया, और चेंज हिज लीगल पोजीशन, हिज लीगल पोजीशन, उसके फेथ पे, बिलीव पे उसने चेंज कर दिया। देन क्रेडिटर बिलीव थर्ड पर्सन टू बी अ पार्टनर, अब ये थर्ड पर्सन है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो क्रेडिटर ने क्या किया? यहां पे बिलीव किया third person to be a partner. When he want for recovery, he found that there are three partner only. जब उसने रिकवरी करनी चाहिए उस पार्टनरशिप फॉर्म से, उसने देखा वहां तो तीन ही पार्टनर है, ये तो पार्टनर ही नहीं है। ठीक है, तो देन हेंस क्रेडिटर वाज डिफ्रॉडेड। तो यहाँ पे एक तरह से क्या होगा? क्रेडिटर के साथ डिफ्रॉड हुआ। कल दिन एक्स बाय जेड तो ये बोल सकते हैं कि नहीं, हमने आपसे लोन नहीं लिया, तो इसका मतलब ए ने लिया, ए तो हमारा पार्टनर नहीं है। तो देन हेंस दिस थ्योरी इज यूजफुल। तो उस केस में ये थ्योरी यूजफुल है। ठीक है यार, जो ए है इज होल्डिंग आउट पार्टनर, ए क्या है? होल्डिंग आउट पार्टनर। ही इज होल्डिंग आउट पार्टनर फॉर ओनली लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी किसके रिगार्डिंग है? बी के रिगार्डिंग है सिर्फ। ठीक है, तो एंड नॉट फॉर राइट एंड राइट्स, एंड दैट इज ही डज नॉट गेट एनी राइट्स। अब होल्डिंग आउट पार्टनर से बनने से उसका राइट नहीं मिल जाता, उसका पार्टनरशिप फॉर्म है, सिर्फ वो होल्डिंग आउट पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटी है यहाँ पे। अगर मान लो लोन रिकवर करना है बी ने, तो ए से रिकवर कर सकता है। इज नॉट लाइबल फॉर ऑल डेट्स, वो ऑल डेट के लिए लाइबल नहीं होगा जो उसने और रिप्रेजेंटेशन से डेट लिया है। किससे? क्रेडिटर से, उसी डेट के लिए वो लाइबल होगा। ओनली फॉर दोज डेट्स विच वर एडवांस फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो ही इज नॉट लाइबल टू ऑल द क्रेडिटर। मान लो फॉर्म का कोई और भी क्रेडिटर, सी एक क्रेडिटर है, डी क्रेडिटर है, उनके लिए वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया।
उसने किसको रिप्रेजेंट किया? ए। तो बी के डेट के लिए लाइबल होगा ए, सिर्फ ओनली दैट डेट। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ एस्टॉपल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स होल्ड लाइबल फॉर क्रेडिट गिवन ऑन फेथ ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन। तो दे क्लियर। तो रिप्रेजेंटेशन वर्ड बाय द कंडक्ट भी हो सकता है, ऑलवेज अवेलेबल ऑन द बिजनेस प्लेस। कई बार क्या होता है बिजनेस प्लेस पे, मान लो सपोज 3-4 पर्सन ने हमने फॉर्म बनाई है, ठीक है, एबीसी ने, डी इनके साथ काम करता है, डी इनके साथ काम करता है बट इज नॉट पार्टनर। बस उसने अपने को रिप्रेजेंट किया कि जैसे वो पार्टनर है, एक्स को, एक्स से लोन ले लिया क्रेडिट का, फॉर्म के लिए, पर्सनली नहीं, फॉर्म के लिए, फॉर्म के नाम से। तो विद द कस्टमर जनरली जो डील कर रहा है, डी डील कर रहा है किसके नाम से? फर्म के नाम से, कि और एक्स को लगा डी भी पार्टनर है, एक्चुअली वो पार्टनर नहीं था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 क्लॉज 3, यहाँ पे 32 क्लॉज 3 पे आपको देखना है, पार्टनरशिप अराइजिंग बाय लॉ। अभी तक हमने देखा पार्टनरशिप अराइजिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो 32 क्लॉज 3, सेक्शन 32 क्लॉज 3 talks about partnership arising by law। सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट है आपका, मेंस में भी क्वेश्चन आता है यहां से और प्रीलिम्स में भी। तो इट इज होल्डिंग आउट पार्टनर होल्डिंग आउट प्रिंसिपल, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लीगल फिक्शन। तो सेक्शन 32 क्लॉज 3 बोलता है आपका कि एक्टिव पार्टनर जो है, जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि जो एक्टिव पार्टनर है देन ओनली दिस थ्योरी एप्लीकेबल, ठीक है, और एक्टिव पार्टनर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। बट इन केस ऑफ स्लीपिंग पार्टनर दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एक्टिव पार्टनर, देखो पार्टनर होता है, डोरमेंट पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। तो जो एक्टिव मतलब जो एक्टिवली काम कर रहा है, स्लीपिंग मतलब जो काम नहीं कर रहा है, इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस में, ठीक है, उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलेंगे। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ रिटायर्ड पार्टनर टू गिव पब्लिक नोटिस। अगर कोई पार्टनर रिटायर भी हो जाता है, रिटायर के टाइम उसको एक पब्लिक नोटिस देना होता है। क्या कर देना होता है? पब्लिक नोटिस देना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नोटिस के मोड्स वाम, इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिटायर पार्टनर, जो रिटायर पार्टनर टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। अपनी रिटायरमेंट का उसको एक नोटिस देना है, ठीक है। इफ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट नॉट गिवन, अगर पब्लिक नोटिस नहीं देता है रिटायरमेंट का, देन ही इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। तब वो लाइबल रहेगा, स्टिल वो कंटिन्यू लाइबिलिटी रहेगी उसकी, क्योंकि अपनी लाइबिलिटी को ब्रेक डाउन करना है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। एक्ट ऑफ द फर्म एंड डन आफ्टर द रिटायरमेंट, जो भी एक्ट करती है फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट, वो पर्सन लाइबल होगा। दैट इज ऑल्सो पार्टनरशिप बाय लॉ, क्योंकि वो एक तरह से रिटायर तो हो गया है लेकिन उसे पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो मतलब बाय लॉ, लॉ बोलता है फिर भी वो लाइबल रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया बट लॉ बोलता है लाइबल होगा। तो वाइस वर्सा द फर्म इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर। अगर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, सी ने यहां रिटायरमेंट ले लिया, सी को पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं दिया, आफ्टर दैट कोई एक्ट करता है वो पार्टनर, मान लो इसने कोई डील कर दिया किसी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे, तो पार्टनरशिप फॉर्म लाइबल होंगे, ए और बी भी लाइबल होगा, बिकॉज दिस इज आपका म्यूचुअल एजेंसी, लीगल फिक्शन। अगर मान लो सपोज फर्म ने कोई एक्ट किया तो ये रिटायर्ड पार्टनर भी लाइबल होगा, बिकॉज विदाउट नोटिस है। हाँ, अगर नोटिस दे देता देन नॉट लाइबल, आफ्टर दैट टाइम फिर लाइबल होगा। तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ लीगल फिक्शन, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग रिटायर्ड, एक तरह से रिटायर्ड तो हो गया वो, ही इज स्टिल हेल्ड टू बी अ पार्टनर, फिर भी वो पार्टनर माना जाएगा ऑफ द फर्म। दिस लाइबिलिटी ऑफ फर्म टुवर्ड पार्टनर डज नॉट अराइज बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट बाय virtue of law according to section 32 clause 3। ये बोलता है ये जो लाइबिलिटी अराइज हो रही है यहाँ पे, ये बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। लॉ बोलता है कि कंपलसरी है नोटिस देना, नोटिस नहीं दिया तो वो स्टिल लाइबल रहेगा, फर्म भी लाइबल होगी, वाइस वर्सा, ठीक है। सेक्शन 32 क्लॉज 2 द प्रोविजन ऑफ रिटायर्ड पार्टनर, सेक्शन 32 में प्रोविजन ऑफ रिटायर्ड पार्टनर है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो अप्लाइज टू एक्सपेल्ड पार्टनर, जिसको हमने निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया फ्रॉम द
पार्टनरशिप फॉर्म, कई बार हम किसी पर्सन को बाहर कर देते हैं पार्टनरशिप फॉर्म से। तो द थ्योरी ऑफ लीगल फिक्शन ऑल्सो अप्लाइज हियर। द फर्म इज लायबल फॉर द एक्सपर्ल पार्टनर। एक्सपर्ल पार्टनर का भी नोटिस देना पड़ेगा। If public notice of expulsion is not served, तो then consequences like that। समझ गए? तो मतलब आपको बताना होगा पब्लिक को, वर्नाकुलर में नोटिस देना पड़ेगा लोकल न्यूज़पेपर में कि अब ये जो सी है वो हमारा पार्टनर नहीं है। फर्म को भी नोटिस देना होता है, पर्सन को भी नोटिस देना होता है, रिटायर पर्सन को, कि मैं इस फर्म का कोई पार्टनर नहीं हूं। कल दिन कोई डील करता है, मान लो वो विदाउट नोटिस, अभी नोटिस नहीं दिया, जो एक्सपेल पार्टनर, किसी को पता नहीं आपने एक्सपेल कर दिया और उसने डील कर दिया किसी के साथ, तो आप लाइबल हो गए, पार्टनरशिप फॉर्म लाइबल होगी। ठीक है? तो देन सेक्शन 72 में मोड ऑफ नोटिस दिया हुआ है। क्लियर? देन द नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नॉट गिवन। अब फॉर्म डिसोल्यूशन हो गया, नोटिस आपको देना पड़ेगा। पार्टनर रियली नॉट पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है? जब डिसॉल्व हो जाती है पार्टनर, तब भी आपको नोटिस देना पड़ेगा, बट ड्यू टू लीगल फिक्शन। मान लो सपोज आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप क्या होगी? डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गए, तो आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि अब ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया। ए बी सी तीनों ने पार्टनरशिप बनाई। मान लो सपोज विदाउट नोटिस है, नोटिस नहीं दिया, नो नोटिस। अगर नो नोटिस, अब मान लो ए ने डील कर दिया फॉर्म के नाम से, सो स्टिल दोज आर पार्टनर। जब तक नोटिस नहीं दिया तब तक वो पार्टनर माने जाएंगे, कंटिन्यू टू बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फॉर्म। अब ए भी लाइबल होगा एक्ट ऑफ द फॉर्म, या फिर फ्री फॉर्म लाइबल होगी बिकॉज यहाँ पे डिसॉल्व नहीं किया। दैट इज क्रिएशन बाय पार्टनरशिप, मतलब दैट इज क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप बाय लॉ। बाय लॉ ये पार्टनरशिप क्रिएटेड होती है कि आपको ये फॉर्मेलिटी जो है कंप्लीट करनी है, लाइक जैसे होल्डिंग और पार्टनरशिप है जिसमें लाइबिलिटी बनती है, वो ऑल दो पार्टनर नहीं होता फिर भी वो लाइबल है। आपका रिटायर पार्टनर है, उसको नोटिस देना होगा, अगर नोटिस नहीं देता तब स्टिल वो कंटिन्यू लाइबिलिटी रहेगी। एक्सपेल्ड पार्टनर है, अगर एक्सपेल्ड पार्टनर है तब भी वो लाइबल रहेगा जब तक नोटिस नहीं दिया। ऐसे डिसॉल्व हो जाते पार्टनरशिप तब भी नोटिस देना पड़ेगा, जब तक डिसॉल्व का नोटिस नहीं दिया तब तक वो क्या रहेगा? पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा। देन सेक्शन 30 क्लॉज 9 टॉक्स अबाउट कि जो सेक्शन 30 क्लॉज 7 है और 30 क्लॉज 8 है, नॉट अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28। मतलब वो ओवरराइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 28 क्या जो भी सेक्शन 30 क्लॉज 7 अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, 30 क्लॉज 7 है, 30 क्लॉज 8 है, नॉट अफेक्ट द सेक्शन 28। 28 में कोई लाइबिलिटी है, कोई राइट है, वो यहाँ पे आपका अफेक्ट नहीं करे। तो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, ध्यान रखना, माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बट ही कैन बी admit to the benefit of partnership. He can be admit to the benefit of partnership. तो minor cannot be a partner. माइनर के भी पार्टनर देते बगैर सेक्शन 30 में बोला गया। तो पार्टनर एग्री, दे मे शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है? अगर पार्टनर एग्री करते तो माइनर को शेयर दे सकते हैं, तो हाउ मच एज पर द एग्रीमेंट, कितना देंगे माइनर को एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है? देन आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस, अगर सर्विस ऑफ नोटिस है, ही डिक्लेयर दैट आई एम नॉट पार्टनर बट रिप्रेजेंट दैट आई एम पार्टनर। अगर कोई पर्सन अपने आप को नोटिस देने के बाद डिक्लेयर कर देते कि इज नॉट पार्टनर बट वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिर भी किसी को, आई एम पार्टनर, क्रेडिटर गिव लोन ऑन द फेथ ऑफ इट। तो देन सेक्शन 30 क्लॉज 7, section 30 clause 7 and 30 clause 8 according to section 39 will not affect 28, will not affect 28। that person is deemed to be a holding or partner। मान लो सपोज ए है, बी है, सी है। ठीक है? सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद इसे नोटिस भी दे दिया, इसे डिक्लेयर कर लिया कि आई एम नॉट पार्टनर, आई एम नॉट पार्टनर ऑफ सच एंड सच फॉर्म, क्या वो पार्टनर नहीं है। उसके बावजूद भी वो रिप्रेजेंट किया, नोटिस देने के बाद उसने रिप्रेजेंटेशन किया एक्स को, और एक्स ने इसकी रिप्रेजेंटेशन पे फेथ कर लिया। एक्स ने इसकी रिप्रेजेंटेशन की, किसकी, सी की रिप्रेजेंटेशन पे फेथ किया एंड देन लोन दे दिया फॉर्म को। ठीक है? लोन दे दिया फॉर्म। अब ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर नहीं, पार्टनर तो पहले रिटायर हो गया ये। ठीक है? इसने नोटिस भी दे दिया। अब इस सी को क्या मानेंगे हम?
होल्डिंग आउट पार्टनर, होल्डिंग आउट पार्टनर सब 28। देखो दो तरह से एग्जांपल दिया मैंने पहले। पहला एग्जांपल दिया जहां पे ए मान लो एक्स बाय जेड तीन पार्टनर है, डी अभी पार्टनर ही नहीं है इस कंपनी का, इस फर्म का, ठीक है, और इसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ए को, ए ने इसके बेसिस पे लोन दे दिया डी को, ठीक है, तो डी भी यहाँ पे क्या होगा, होल्डिंग आउट पार्टनर। एक जहां पे सी ऑलरेडी पार्टनर था, सी ऑलरेडी पार्टनर था, सबको पता था सी पार्टनर है ए और बी के साथ, फिर उस वो रिटायरमेंट ले लिया या एक्सपेल कर दिया या फिर उसको डिसॉल्व का नोटिस दे दिया, तो देन इन दैट केस अब वो रिटायर हो गया, नोटिस दे दिया, उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब आज के बाद इस फर्म का कोई पार्टनर नहीं हूं, ठीक है, और बट आफ्टर दैट ये नोटिस देने के बाद अगर वो रिप्रेजेंट करता है किसी को फर्म के नाम से, और एक्स और क्रेडिटर ने उसके रिप्रेजेंटेशन पे फेथ पे लोन दे दिया, क्रेडिट कर दिया किसको, फर्म को, तो अब सी यहां पे पार्टनर नहीं, होल्डिंग आउट पार्टनर माना जाएगा। तो दैट सेक्शन 28 ओवरराइड, सेक्शन 28 ओवरराइड, ये मैं सेक्शन 28 राइड विद आपका 30 37 एंड 30 क्लॉज 8, तो सेक्शन 28 ओवर राइड सेक्शन 30 क्लॉज 7 एंड सेक्शन 30 क्लॉज 8 उसको ओवरराइड करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग आउट एंड स्टॉपर। होल्डिंग आउट और स्टॉपर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग आउट एंड स्टॉपर, देखो प्रिंसिपल ऑफ जो होल्डिंग आउट है इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल पर्सन, प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट है इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल व्हेन द फर्म इज हेल्ड लायबल, जहां पे फर्म लायबल होती है होल्डिंग आउट के पार्टनर में, फर्म भी वहां पे लायबल होती है। इट इज एस्टॉपल दैट इज लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टॉपल एंड इट इज कॉल्ड फॉर्म बाय एस्टॉपल, इसको हम फॉर्म बाय एस्टॉपल भी बोलते हैं। तो दिस इज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट पार्टनर एंड नॉट होल्डिंग आउट फर्म, ठीक है, कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि होल्डिंग आउट फर्म, होल्डिंग आउट फर्म कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है, होल्डिंग आउट पार्टनर, मतलब सिर्फ एक पार्टनर जिसने रिप्रेजेंट किया। तो अकॉर्डिंग टू अवतार सिंह जो बुक है, होल्डिंग आउट इज अ पार्ट ऑफ एस्टॉपल, holding out is a part of estoppel, means estoppel is genus, estoppel is genus and holding out is species, holding out is species, ठीक है, तो that is estoppel is wider term while including the concept of holding out। आपका मान लो सपोज अगर ये आपका एस्टॉपल है और ये आपका होल्डिंग आउट, पार्ट ऑफ द एस्टॉपल, ठीक है, क्लियर। तो देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 क्लॉज 2 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन द फर्म इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर, तो एस्टॉपल एप्लीकेबल। 32 क्लॉज 2 में भी यही है। अगर मेंस में आपको क्वेश्चन आता है 28 का, तो आपको 32 क्लॉज 2 वगैरह आपको वहां पे 32 क्लॉज 3 आपको मेंशन करने चाहिए। With the firm is liable for the act of the retired partner, that is also estoppel. When the retired partner is liable for the act of the firm, that is holding out. ठीक है, ये क्या होता है, जब फर्म इज लाइबल, जहां फर्म लाइबल होगी किसके एक्ट के, रिटायर्ड पार्टनर के एक्ट के लिए, दैट इज एस्टॉपल, ठीक है, बट व्हेन द रिटायर्ड पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, दैट इज होल्डिंग आउट, दैट इज होल्डिंग आउट। मतलब एक बार रिटायर हो गया, अब देखो जनरली क्या होता है, रिटायर होने के बाद क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। मान लो सपोज एक्स यहां पे रिटायर हो गया, बाय जेड, एक्स बाय जेड पार्टनर थे, एक्स रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। नोटिस दे दिया विदाउट नोटिस, इसे नोटिस नहीं दिया, तो स्टिल ये क्या माना जाएगा, कॉन्टिन्यू पार्टनर। नोटिस दे दिया
नोटिस देने के बाद अगर ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, तो कौन सा रूल लगेगा? 28 का होल्डिंग आउट। ठीक है, मतलब अगर इसके एक्ट से इसने कोई एक्ट किया, फर्म लाइबल होगी। एक्ट किसने किया? पार्टनर ने एक्ट किया, एक्स ने एक्ट किया, फर्म लाइबल, दैट इज होल्डिंग आउट। क्या माना जाएगा? होल्डिंग आउट। अगर फर्म ने एक्ट, ये बोलता है फर्म इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द रिटायर पार्टनर, सॉरी, फर्म इज लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द रिटायरमेंट, दैट इज एस्टॉपल, एंड रिटायर पार्टनर इज लाइबल फॉर द फॉर्म ऑफ द एक्ट, दैट इज होल्डिंग आउट। ठीक है, ऑल्सो सेक्शन 45 भी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, इंक्लूड्स बोथ थ्योरीज। वहां पे भी ये दोनों थ्योरीज मिल जाती है। कहाँ पे? सेक्शन 48, सॉरी 45। तो both theories, estoppel and holding out, indicate under section 45. तो पार्टनर वहां भी पार्टनर लाइबल हो, दैट इज होल पार्टनर लाइबल। पार्टनर लाइबल मींस सेक्शन 45 में तो होल पार्टनर लाइबल, हेंस फर्म लाइबल एंड थ्योरी ऑफ एस्टॉपल अप्लाइज। जहां पे फर्म लाइबल होगा, थ्योरी ऑफ एस्टॉपल अप्लाइज होगा। व्हेन पार्टनर लाइबल, होल्डिंग आउट। ठीक है, मतलब जहां पे एक्ट, मान लो एक्स रिटायर हो गया, उसने कोई एक्ट किया, फर्म लाइबल है, तो एस्टॉपल। ठीक है, तो मतलब एक्ट, हेंस थ्योरी ऑफ एस्टॉपल अप्लाई, फर्म लाइबल, थ्योरी ऑफ एस्टॉपल अप्लाई। ठीक है, देन व्हेन पार्टनर इज लाइबल, देन होल्डिंग आउट। अगर पार्टनर लाइबल है तो होल्डिंग आउट। ठीक है, तो देन दैट इज ऑल्सो आपका सेक्शन 39 क्लॉज 9 में भी सेम थिंग बोला गया। देन क्वेश्चन है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी कहां पे है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्शन और लॉ ऑफ एजेंसी का। देन नाउ देखो सेक्शन 1, सेक्शन एक मिनट, it was the law of agency, law of partnership is exception of the law of agency. Section 182 Indian Contract Act, agent or principal define, agent define and principal define. ठीक है, एजेंसी ड्राइव फ्रॉम देयर, जो म्यूचुअल एजेंसी हमने कहां से ड्राइव की? फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल इज एजेंसी। रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, दैट इज एजेंसी। ठीक है, देन एजेंट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल टू थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सेक्शन 182 एंड 226 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेम है आपका सेक्शन 2A, 18, 28, 24, 26, 27 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, सेक्शन 2B of Indian Contract Act, similar to section 16 Indian Partnership Act. ठीक है, similar to section 16 Indian Partnership Act. Section 189 Indian Contract Act, similar to section 21 of Indian Partnership Act. Section 9 of Indian Partnership Act, ठीक है, गुड फेथ एंड लीगलिटी, सिमिलर टू सेक्शन 211 to 214 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज ऑल्सो गुड फेथ एंड लीगलिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर? देन इन कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ इंडेमिनिटी इज एप्लीकेबल, सेक्शन 222 223 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, थ्योरी ऑफ इंडेमिनिटी, सिमिलर सेक्शन 10, सिमिलर section 10, 13E and F Indian Partnership Act, theory of indemnity Indian Partnership Act में भी एप्लीकेबल। तो एजेंट टू इंडेमनीफाई द प्रिंसिपल,
ठीक है, एजेंट टू इंडेमनिफाई द प्रिंसिपल। एस्टॉपल एप्लीकेबल, एस्टॉपल एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप, ठीक है, स्टॉपल पार्टनरशिप में भी एप्लीकेबल होता है। मैंने अभी तक एग्जांपल दिया सेक्शन 20 रख सकता। तो स्टॉपल एप्लीकेबल इन लॉ ऑफ एजेंसी, स्टॉपल एप्लीकेबल टू लॉ ऑफ एजेंसी, सेक्शन 237 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Similar constructive notice, that is also section 27, 24 Indian Partnership Act. Constructive noted in Indian Partnership section 24. ठीक है, सेम इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। कि नोटिस टू एजेंट है वो किसको माना जाएगा? नोटिस टू प्रिंसिपल को। क्लियर? देन सेक्शन 28 एक बार फिर से रीड करते हैं, देन कंप्लीट हो जाएगा। देखो सेक्शन 28 बात करते हैं कि कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, आई एम पार्टनर ऑफ सच एंड सच फॉर्म, एंड ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन अदर पर्सन ऑन बिलीव और चेंज इज लीगल पोजीशन, देन क्रेडिट टू द फॉर्म, क्रेडिट टू पार्टनर नहीं, क्रेडिट टू द फॉर्म, यहाँ पे लिखे क्रेडिट टू फॉर्म, अगर फॉर्म को क्रेडिट देता है तो देन द पर्सन कंसीडर एज होल्डिंग और पार्टनर। ठीक है, पार्टनर नहीं माना जाएगा, होल्डिंग और पार्टनर। Where after the partner's death, the business continue in the old form name, the continued use of that name or of the deceased partner name as the part thereof shall not of itself make his legal representative to his estate liable for any act of the firm done after his death. ये सेकंड बोलता है कि यहाँ पे अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके नाम से वो कंटिन्यू रहता है या पार्टनर के नाम से कंटिन्यू फॉर्म रहती है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, तो सिर्फ इसी बात से वो इस बात से ही वो लाइबल नहीं होंगे। कौन? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, फॉर डन आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ होने के बाद जो भी वो काम करेंगे वो दे आर नॉट लाइबल। ठीक है, क्लियर हो गया कि अगर डेथ होगी पार्टनर की किसी की तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ओनली दैट मैटर कि वो कंटिन्यू चल रहा है ओल्ड नेम या कंटिन्यू ओल्ड बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, इस बेसिस पे उनको लाइबिलिटी नहीं बनेगी। किसकी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो ये डिसीज्ड पार्टनर की बात कर रहा था, होल्डिंग और पार्टनर। ठीक है, क्लियर हो गया सेक्शन 28। देन नेक्स्ट आपका सेक्शन 30। 29 हमने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस। द नेक्स्ट सेक्शन 30। सेक्शन 30 बात करता है माइनर, माइनर एडमिटेड टू बी पार्टनरशिप। क्या माइनर भी पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन 30। क्या माइनर भी पार्टनरशिप में हो सकता है? देन इसको डिस्कस करते हैं। देखो, कैन माइनर बी अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 क्लॉज 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 क्लॉज 1, may means any a person who is a minor, a person who is a minor according to the law to which he is subject may not be a partner in the firm, but with the consent of all the partner for the time being he may be admitted to the benefit of partner. मे जो वर्ड है एक्चुअली ये शैल होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, क्या होना चाहिए? शैल नॉट बी पार्टनर। जनरली क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर जो होगा वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। मोरी वीवी केस याद कर लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एग्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है कि आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट पर्सन के बिटवीन होता है। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन। तो पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच इज सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बोलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, माइनर कैन नॉट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मे नॉट बी पार्टनर इन द फॉर्म, शैल नॉट बी पार्टनर इन द फॉर्म, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर फॉर द टाइम बीइंग, उसको कुछ टाइम के लिए, टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर नहीं बनाया जाएगा, बट किस चीज के लिए? ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, उसको बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जाएगा, ना कि पार्टनर। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो बिकॉज इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज सब्जेक्टेड बाय द वर्ड व्हाट शैल कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एग्रीमेंट होना वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए।
एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, ना कि स्टेटस के थ्रू होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, parties must be competent to contract, parties must be competent to contract, and according to section 11 of the Indian contract act, who are competent, तो कौन competent है? competent कौन है? जो major है, not minor। तो मोरीबी भी केस agreement by minor is void, तो agreement or contract by minor is void माना जाएगा। क्लियर हो गया? then section 30 clause 1 of the Indian Partnership Act, minor may not be partner but can be admitted to the benefit of partnership। ठीक है, minor cannot be a partner but can be admitted to the benefit of partnership। ठीक है, then any provision of, देखो एक केस है आपका, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, केस है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट केस है। फैक्ट लाइक दिस, मान लो सपोज एनी केस का नाम लिख सकते हो अगर लिखना है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे वर्सेस मैसेस द्वारकादास खातौन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसे बोला एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट says that partner includes minor admitted to the benefit of partnership, मतलब admitted to the benefit of partnership, minor shown है partner। मान लो सपोज ए बी सी डी, इन्होंने सी माइनर है, माइनर को सिर्फ शो किया एज अ पार्टनर, माइनर को शो किया एज पार्टनर, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन टैक्स, इनकम टैक्स पर्पस के लिए, इनकम टैक्स पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, देन रिफ्यूज्ड, उनका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया गया बिकॉज इट वाज प्लीडेड बाय इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है दैट माइनर कैन नॉट बी पार्टनर। न बोला आपके साथ तो माइनर है, माइनर तो पार्टनर हो नहीं सकता है, बट फॉर्म प्लीडेड दैट माइनर कैन बी अ पार्टनर, फॉर्म ने बोला माइनर हो सकता है पार्टनर। नाउ द प्रेजेंट लॉ क्या है? उन्होंने बोला कि इंटरप्रेटेड दैट, जो प्रेजेंट लॉ है सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट दिस प्रोविजन डज नॉट से दैट माइनर कैन बी अ पार्टनर। अब ये प्रोविजन जो 30 क्लॉज 1 है, ये नहीं बोलते कि माइनर कैन बी पार्टनर, बट इट सेज दैट असाइनमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन माइनर एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनर। उसको एडमिट क्या, एडमिशन दी जाएगी किस चीज के लिए? बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, बट पार्टनर नहीं बना, शुड बी डन द सेम वे एज अ पार्टनर इज असेस्ड। तो पार्टनर हेल्ड क्या बोला था? माइनर एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप for the purpose of assessment of tax, तो for the purpose of assessment tax minor is at par with other partner। तो अगर इनकम टैक्स के लिए पर्पस है उसको माइनर को ऐड किया गया है, एडमिट किया गया है फॉर बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, तो वो एट पार विद द अदर पार्टनर। सेक्शन 30, जो सेक्शन 30 है, आइडिया जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम हेल्पिंग माइनर चिल्ड्रन, ठीक है, ऑफ द डिसीज्ड, समटाइम क्या होता है डिसीज्ड पार्टनर उसकी डेथ होगी, ठीक है, बट नाउ माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको बेनिफिट के लिए क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। क्योंकि मान लो डिसीज पार्टनर, उसके बेनिफिट किसको दिए जाएंगे? और उसके एलआर को। तो बट नाउ इट हैज बिकम अ जनरल रूल, आइडिया इज माइनर कैन शेयर ऑफ द प्रॉफिट, वो शेयर ले सकता है प्रॉफिट से। माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनर, क्योंकि शेयर तो दिया जाएगा उसको फ्रॉम द पार्टनरशिप। मान लो फादर की डेथ हो गई, सन माइनर है और वो पार्टनर था, तो माइनर नाउ एडमिटेड, दैट्स व्हाई द सेक्शन 30 क्लॉज 1 कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल नेसेसरी। अब ये कैसे एडमिट किया जाएगा? ऐसे ऑटोमेटिक डेथ होने से एडमिट नहीं होगा। मान लो सपोज माइनर है, उसको एडमिट करना है, माइनर है एडमिट करना है, एडमिट करना है, तो ऑल पार्टनर की कंसेंट क्या है? नेसेसरी। ठीक है, अगर वो ए बी सी डी, मान लो ई कोई माइनर है उसको एडमिट करना चाह रहे हैं, अगर ए बी सी डी ऑल कंसेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबको कंसेंट, तब वो एडमिट किया जाएगा। व्हाई इज इट सो? क्यों ऑल नेसेसरी है?
देखो माइनर इज अलाउड टू शेयर अ प्रॉफिट, अगर उसको अलाउड किया जिसको शेयर दिया जाए प्रॉफिट से, एंड एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, या उसको एडमिट किया जाए बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, इट विल अफेक्ट द शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो इनका शेयर डिवाइड हो जाएगा, पहले 4 तरफ होता था, पांचवा आ जाएगा, 5th पर्सन आ जाएगा, तो उसको शेयर में लगा। कंसेंट ऑफ ऑल इज नेसेसरी, दैट्स व्हाई द कंसेंट ऑफ ऑल इज नेसेसरी है। Then now the next question is राइट एंड लाइबिलिटी। अब क्या क्या राइट एंड लाइबिलिटी रहेगी उसकी, जिसको हमने एडमिट कर लिया एज ए पार्टनर। तो राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ माइनर, राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ द माइनर एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनर्स। राइट, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, liabilities of minors admitted to the benefit of partnership। ठीक है, दो तरह से हो सकता है, इसको टू टाइप में डिवाइड कर देंगे। बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी, बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी एंड आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी। मतलब होता है जब हमने माइनर को एडमिट किया तब तो माइनर था, मान लो यहाँ पे हमने किसी पर्सन को एडमिट किया, वो अभी 12 ईयर्स का, कितने ईयर्स का, 12, तो मेजोरिटी कब आएगा, 18 ईयर्स जब मेजर होगा। मतलब इससे पहले बिफोर मेजोरिटी, ये मेजोरिटी है, बिफोर मेजोरिटी क्या राइट है इसके, क्या लाइबिलिटी है, एंड आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी क्या प्रोसीजर है, क्या राइट है, क्या लाइबिलिटी। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी। बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी, देखो सेक्शन 30 क्लॉज 2 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 30 क्लॉज 2 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फिर से देखना था, 30 हमने डिस्कस कर लिया, 30 क्लॉज 2 देखना डायरेक्ट में। सच माइनर हैज अ राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट, इसके पास राइट है किसमें, शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज मे बी एग्रीड अपॉन, एज मे बी एग्रीड, एग्रीड पार्टी को कितना एग्री, किसको कितना शेयर देना वो पार्टी ने एग्री किया, क्योंकि कंसेंट इंपॉर्टेंट है। एंड ही मे हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी अकाउंट ऑफ द फर्म। देखो इसके पास राइट है कि वो शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में भी शेयर ले सकता है, राइट है, अगर एक बार एडमिट कर लिया उसको विद द एग्रीमेंट और विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। सेकंड, ही मे, जो भी एग्रीड अपॉन हुआ, मान लो 10% शेयर है, उसको एग्री किया 10% मिलेगा उसको। एंड ही मे हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट टू द फॉर्म। देखो राइट टू शेयर प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सेस एनी अकाउंट ऑफ फॉर्म, ठीक है, राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट, वो इंस्पेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 क्लॉज 2। कैन टेक अ कॉपी ऑफ अकाउंट, माइनर कैन एक्सेस, यस, ओनली अकाउंट ऑफ द फर्म एंड नॉट द अदर बुक ऑफ द फर्म। ये मतलब बाकी और भी कुछ बुक्स हो सकती है फर्म के पास, लेकिन उसके पास इंस्पेक्ट करने का राइट है कॉपी ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म, ठीक है, अदर बुक्स का राइट नहीं है। बाकी कोई और बुक्स होगी फर्म की, उनका राइट उसके पास नहीं है। माइनर कैन नॉट सू, अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है, बट माइनर कैन नॉट सू फॉर अकाउंट्स, वो सिर्फ इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी ले सकता है, बट इट कैन नॉट सू, ये राइट नहीं दिया उसको। माइनर कैन नॉट सू फॉर अकाउंट एंड बट कैन सू ओनली इन केस ऑफ सर्विंग कनेक्शन विद द फॉर्म, वो दिया है सेक्शन 30 क्लॉज 4 में। अगर उसका सर्विंग कनेक्शन है विद द फॉर्म, देन वो यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 क्लॉज 4, otherwise not, ठीक है। then can a minor sever his connection with the firm, तो yes, अगर sever his connection with the firm, such minor may not sue the partner for an account or payment of his share of the profit or the firm। यहाँ पे ध्यान से सेक्शन 30 क्लॉज 4, 30 क्लॉज 4 होता है माइनर मे नॉट सू द पार्टनर फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसके लिए वो यहाँ पे क्या नहीं कर सकता है, सूट फाइल नहीं कर सकता है, किसके लिए, ना प्रॉफिट के लिए, ना शेयर के लिए एक्सेट्रा, ठीक है, ना अकाउंट एक्सेट्रा के लिए, बट सेव व्हेन सीवियरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म
In such case, the amount of his share shall be determined by the valuation made as far as possible in accordance with contained under section 48. So minor cannot sue account or but can sue only in case of severing connection. So can partner withdraw or revoke the admission of minor? क्या पार्टनर अपनी विड्रॉ, क्या पार्टनर जो है, पार्टनर जिसने उसको ऐड कर रखा है, ठीक है, ऐड किसने किया? पार्टनर ने उसको ऐड किया। मान लो ए बी सी डी, इन्होंने ए माइनर है, इसको ऐड कर दिया, एडमिशन दे दिया। कहां पे? 30 क्लॉज 1 में। क्या ये जो एग्रीमेंट इन्होंने किया, एग्रीमेंट किया किस चीज का? इसको ऐड करने का, क्या इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ये वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो आंसर इज यस। कैन पार्टनर विड्रॉ या रिवोक द एडमिशन ऑफ माइनर? जो एडमिशन ऑफ माइनर है, क्या उसको विड्रॉ और रिवोक कर सकते हैं? आंसर इज यस। कहां पे रेवोकेशन कहां पे होता है? सेक्शन, यस, सेक्शन 62 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिसेशन is the contract of all the partner to revoke the admission of minor after a period of time। कुछ टाइम बाद वो उसको रिवोक भी कर सकते हैं। कहां पे दिया है? सेक्शन 62। रेवोकेशन रिसाइंड कर सकते हैं। सेक्शन 3 में नोवेशन है, रिसेशन है, ठीक है, अल्टरेशन एक्सेट्रा, तो रिसाइंड किया जा सकता है। तो किसके ऑप्शन पे है? पार्टनर्स। आंसर इज यस। देन लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 3, अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 3, 30 क्लॉज 3 देखना डायरेक्ट में। Such minor share is liable for the act of the firm, but the minor is not personally liable for any such act। ठीक है, minor's share is liable for the act, but not personally liable। वो personally liable नहीं होगा। तो Mullah has called this concept as notional concept of liability। सेक्शन 30 क्लॉज 3 के साथ लिख सकते हैं आप, नोट डाउन कर सकते हैं, नोशनल कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी, दैट इज फिक्शियस कॉन्सेप्ट, फिक्शियस कॉन्सेप्ट। तो लॉ इंपोज अपॉन देम अ पर्सन हु मे बी अनडिजायरेबल द फॉर्म। ठीक है, सच माइनर इज कॉल्ड पोटेंशियल पार्टनर, दैट अ पार्टनर इन फ्यूचर। अभी वो पार्टनर नहीं है उस फॉर्म का, अभी वो शेयर ले रहा है, उससे बेनिफिट ले रहा है, बट पार्टनर इन फ्यूचर। वो फ्यूचर में क्या बनेगा? पार्टनर बनेगा। ठीक है, तो देन उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। सच माइनर शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फॉर्म, लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एनी सच एक्ट। माइनर या पर्सनली लाइबल नहीं होगा। दिस इज जो राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ द माइनर बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी। देन नाउ after rights after attaining majority। ठीक है, आफ्टर अटर्निंग मेजोरिटी, नंबर 1, डज ही बिकम ऑटोमेटिकली अ पार्टनर? जब वो मेजर हो जाएगा, हमने ऐड कर दिया यहां पे, जब माइनर था, माइनस को बेनिफिट फॉर बेनिफिट के लिए ऐड किया, बेनिफिट के लिए ऐड किया, अब वो मेजर हो गया, 18 ईयर्स का हो गया, क्या वो ऑटोमेटिकली बिकम पार्टनर? आंसर इज नो। The minor after attaining majority has 2 option। जब वो मेजर हो जाएगा, इसके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है टू बी अ पार्टनर, टू बी अ पार्टनर, टू नॉट बी अ पार्टनर, टू नॉट बी अ पार्टनर। वो उसकी चॉइस है और ऑप्शन है इसकी। ठीक है, ऑप्शन है कि वो पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहता है या नहीं चाहता। He has to exercise his right as per his willingness। कंपल्सरी नहीं है, he has to exercise his right as per his willingness, hence it does not become automatically a partner। वो ऑटोमेटिकली जब अटेंड करता मेजोरिटी पार्टनर नहीं बन जाएगा। he may elect not to be partner, he is not bound to be partner। उसको इलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे पार्टनर रहना या नहीं रहना, बट इज नॉट बाउंड। हाउ दिस ऑप्शन एक्सरसाइज, ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करेगा? हाउ दिस ऑप्शन एक्सरसाइज,
option exercise. Number one, by giving public notice. पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 72. मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका पब्लिक नोटिस का सेक्शन कौन सा है? 72. तो सपोज ही इलेक्टेड टू बी पार्टनर आफ्टर बिकमिंग मेजर. जब वो मेजर हो जाता है, वो इलेक्ट करता है कि मुझे पार्टनर बनना है इस फॉर्म का, तो पार्टनर, ऑल द पार्टनर ऑब्जेक्ट. क्या बाकी पार्टनर ऑब्जेक्ट कर सकते? दे प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग अ पार्टनर. कैन दे डू सो? क्या वो ऐसा कर सकते? तो सेक्शन 31 क्लॉज 1 31 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. 31 क्लॉज 1 फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू पार्टनर्स, लॉ इज सेक्शन 31. जब भी कोई न्यू पार्टनर ऐड किया जाएगा किसी फर्म के अंदर, तो लॉ कहां पे दिया है? सेक्शन 31. सेक्शन 31 अपने बैरक्ट में दिख रहा. इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर subject to the contract between the partners and to provision of section 30, no person shall be introduced as partner into firm without the consent of all existing partner. देखो, what is the general rule is here? जनरल रूल है कि आपका सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 कभी भी कोई नया पार्टनर अगर ऐड करना है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो सभी पर्सन की वो कंसेंट इंपॉर्टेंट. ठीक है. बट दिस इज एक्सेप्शन ऑफ this law of contract. Section 30 is exception to the section 31. Section 30 is exception to, यहां पे लिखा है कि subject to the contract between the partner and to the provision of section 30. 30 में किसको ऐड किया जाता है? माइनर को. तो section 30 is exception to the section 31 that minor can a partner without the consent of all. माइनर यहां पे पार्टनर हो सकता है, माइनर पार्टनर हो सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बिकॉज ऑलरेडी उसको एग्रीमेंट के थ्रू ने ऐड कर लिया था पहले, जब एट द टाइम ऑफ माइनर था. ठीक है. सो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड ठीक है. सो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, दे कैन नॉट प्रिवेंट, वो प्रिवेंट नहीं कर सकते फ्रॉम बीइंग पार्टनर बाय द पार्टनर्स. ठीक है. वो पार्टनर उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं जब वो मेजर हो जाएगा. क्लियर? तो देन दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन माइनर. अगर माइनर को सेक्शन 30 में ऐड कर रखा है उन्होंने ऑलरेडी, तो देन दे कैन नॉट प्रिवेंट लेटर ऑन. इफ पार्टनर डू नॉट वांट दैट माइनर आफ्टर अटेंडिंग मेजॉरिटी should not be admitted to the benefit of partnership. This law is warning to the partner. ये law क्या है? एक तरह से warning है to the partner that at the time of admitting a minor, at the time of admitting the minor to the benefit of the firm, partner should be alert and cautious because that minor is a potential partner, मतलब future partner, because later on partner cannot refuse him to be a partner. Later on वो refuse नहीं कर सकती कि हम इसको पार्टनर नहीं मानते हैं. मान लो सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है और डी है, इन्होंने एग्रीमेंट किया आपस में, एग्रीमेंट क्या कि डी माइनर है, इसको मैं एज ए पार्टनर यहाँ पे बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए, बेनिफिट ऑफ पार्टनर. ठीक है. बेनिफिट ऑफ फॉर्म किसके लिए इन्होंने बना? बेनिफिट ऑफ फॉर्म के लिए. एट द टाइम जब इन्होंने एग्रीमेंट किया, उस टाइम इनको अलर्ट रहना है, कॉशन है, क्योंकि इन फ्यूचर ये पार्टनर बन सकता है. इन फ्यूचर ये पोटेंशियल पार्टनर है, ये पार्टनर बन जाएगा कब? जब ये मेजर हो जाएगा. तो जब मेजॉरिटी हो जाएगा दे कैन नॉट प्रिवेंट. अब यहां पे नॉट प्रिवेंटेड बाय पार्टनर्स, दे कैन नॉट ऑब्जेक्ट. अब वो दे कैन नॉट ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते. सेक्शन 31 की जो रूल है वो नॉट एप्लीकेबल हियर. सेक्शन 30 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 31, क्योंकि सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट जब भी कोई नया पार्टनर ऐड करना है एक्सेट्रा, तो किसकी कंसेंट? ऑल पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए. वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑलरेडी 30 में दे रखा है. देन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज within how much time the option has to be exercised? Within how much time
within how much time the option has to be exercise, कितने टाइम के अंदर एक्सरसाइज करना है। तो यहां पे कहां पे रूल दिया है, सेक्शन 30 क्लॉज 5 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 30 क्लॉज 5 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, सेक्शन 30 क्लॉज 5 देखना डायरेक्ट में। 30 क्लॉज 5, at any time within 6 months of his attending majority, कितना टाइम के अंदर, 6 months, or of his obtained knowledge that he had been admitted to the benefit of partnership, या जब उसको नॉलेज हुआ किस चीज का, कि मुझे पार्टनरशिप बनाएगा, whichever date is later, such person may give public notice that he has elected to become or that he has been elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards to the firm. उसको नोटिस देना पड़ेगा कि वो पार्टनर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। ठीक है, if he fail to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of said 6 months. अगर वो फेल हो जाता है नोटिस दे, तो 6 मंथ के बाद वो क्या बन जाएगा, पार्टनर ऑटोमेटिकली बन जाएगा आफ्टर 6 मंथ, बट नॉट अटेंडिंग द मेजोरिटी। ठीक है, अब देखिए क्या बोलते हैं, विद इन हाउ मच टाइम द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज, कितने टाइम के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द बीइंग मेजर, अब बोलते हैं कितने टाइम के अंदर, मान लो यहाँ पे मेजर हो गया वो पर्सन, तो कितने टाइम के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर एक्सरसाइज करना है, राइट। या फिर सेकंड, जब उसको नॉलेज हुआ, समटाइम क्या होता है, मान लो उसको जब वो मेजर हुआ ऑलरेडी नॉलेज, उसको नॉलेज है कि मैं बेनिफिट ऑफ पार्टनर बनाए, दिस अप्लाइज व्हेन ही हैज ऑलरेडी द नॉलेज ऑफ एंटरिंग इनटू द बेनिफिट ऑफ द फर्म। जब वो अटेंड मेजॉरिटी, उसको नॉलेज है, उसको पता है कि मुझे फॉर्म में एज ए बेनिफिट ऑफ फॉर्म पार्टनर बनाया गया, तो देन वो विद इन 6 मंथ अपना यूज करेगा। मान लो सपोज अटेंडिंग ऑफ मेजॉरिटी, अब वो मेजर हो गया, ही हैज नो नॉलेज, उसको इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि मुझे पार्टनर बेनिफिट बनाएगा। तो जब उसको नॉलेज हुआ, मान लो इस डेट पे उसको नॉलेज हुआ, फ्रॉम दैट डेट वो 6 मंथ के लिए, फ्रॉम दैट जिस दिन नॉलेज हुआ, या पहले एट द टाइम मेजोरिटी के टाइम नॉलेज है तो फ्रॉम द दैट डेट 6 मंथ, या जिस दिन नॉलेज हुआ उस दिन से 6 मंथ, तो देन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज दैट ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। पहला विद इन 6 मंथ फ्रॉम द बीइंग मेजर, जब वो मेजर हो जाता है। सेकेंड, दिस अप्लाइज, जो फर्स्ट वाली थ्योरी है फ्रॉम द मेजर मेजोरिटी, दिस अप्लाइज व्हेन he has already the knowledge of entering into the benefit of the firm. Second point, within 6 months from the date of knowledge that he was admitted to the benefit of the partnership firm. So second rule applies when he attained majority and he was not told that he has been enter into the benefit of the firm. उसको ये बताया नहीं गया कि वो उसको एंटर किया गया, अब उसको नॉलेज नहीं है मेजोरिटी पे। So one thing can be inferred is that law indicates that there may be possibility that a minor admitted to the benefit of the partnership and he has no knowledge of it before attending majority. कई बार ऐसा भी हो सकता है, लॉ बोलता है कि यस, यहाँ पे क्या क्लियर है, इंडिकेट किया गया कि ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर को एडमिट किया गया, उसको नॉलेज ही नहीं है जब उसको पार्टनर एडमिट किया, तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लॉ दैट नोटिस ऑफ एडमिशन टू बी गिवन टू द माइनर। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि माइनर को नोटिस देना जब एडमिट किया जाए। मान लो जिस दिन उसने एडमिट किया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको नोटिस दिया जाए कि आपको हमने एडमिट कर दिया, नो, बिकॉज क्यों, रीजन क्या है, उन्हें एडमिट कर दिया, दैट्स इट, एग्रीमेंट आपस में बना लिया, लेकिन नोटिस देना माइनर को, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ना कंपल्सरी है, ना ही लॉ में रिक्वायर्ड है। उसको इंटीमेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एडमिट कर दिया बेनिफिट एट द टाइम ऑफ माइनॉरिटी। The law, जो reason behind this, because notice is useless for him
because that cannot be understood by the minor. अगर नोटिस हम देते तो माइनर को नॉलेज बिकॉज इमैच्योर होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. तो ऑल्सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ गिविंग नोटिस टू द गार्डियन. ना ही कोई ऐसा नोट प्रोविजन है कि हम नोटिस दे गार्डियन को, उसके गार्डियन को, कि हमने इस माइनर को ऐड कर दिया क्या ऑफ द माइनर, बिकॉज गार्डियन मे चेंज इट, मे कैंसल इट. वो कैंसल कर सकते हैं नोटिस को, वो चेंज कर सकते, मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो इनजस्टिस टू द माइनर. ठीक है. तो माइनर एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ फर्म अटेंड मेजोरिटी. मान लो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ आ जाएगा. मान लो सपोज देयर इज अ फॉर्म ए बी सी, इन्होंने डी एक माइनर है, तो उसको अपनी फॉर्म में बेनिफिट ऑफ फॉर्म के लिए ऐड कर दिया. अब वो माइनर है, डी क्या है अभी, माइनर है, तो उसको क्या किया, बेनिफिट ऑफ फॉर्म, बेनिफिट ऑफ फॉर्म के लिए एडमिट कर दिया 30 क्लॉज 1 एग्रीमेंट करके. यहां पे नोटिस टू माइनर नॉट रिक्वायर्ड. माइनर को नोटिस देना नॉट रिक्वायर्ड. ना नोटिस टू गार्डियन ऑफ माइनर, गार्डियन ऑफ माइनर इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. उसको बताना जरूरी नहीं कि उसको एडमिट क्या देना, आपस में एग्रीमेंट कर दिया, एबीसी ने उसको ऐड कर दिया फॉर बेनिफिट ऑफ शेयर, पार्टनर नहीं एज अ बेनिफिट. अब वो मेजर हो गया, मेजर हो गया. अब दो दो पॉइंट, दो ऑप्शन हो सकता है यहां पे, दो एस्पेक्ट से देखेंगे. फर्स्ट, ही हैज नॉलेज, मेजोरिटी पे नॉलेज है, उसको नॉलेज है कि उसको एडमिट किया गया, तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मेजोरिटी. अब नो नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं है इस बात का कि उसको एडमिट किया गया. देन जब उसको नॉलेज होगा फ्रॉम दैट डेट 6 मंथ, वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना राइट. ठीक है. अगर 6 मंथ तक उसने एक्सरसाइज कर दिया अपना राइट, ठीक है, तब तो वो एडमिट या वटेवर जो भी वो पार्टनर कंटिन्यू रहेगा, नहीं रहेगा. बट अगर वो 6 मंथ एक्सरसाइज नहीं करता है, उसको ऑप्शन, उसको नॉलेज था 6 मंथ तक नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्रोवाइजर बन दिया है पार्टनर. तो हम मानेंगे कि वो पार्टनर बन चुका है उसको. ठीक है. क्लियर हो गया. देन नॉलेज ऑफ एंटरिंग इन द बेनिफिट ऑफ, जब नॉलेज हुआ उस डेट से. अब अगर हम डेट ही में फिक्स करें, मान लो मेजोरिटी उसको 11 फेब 2024 को उसको मेजर हुआ. अगर उस दिन नॉलेज था उसको, तो उस दिन से 6 मंथ. मान लो 11 फेब 2024 को वो मेजर हुआ बट नो नॉलेज, नॉलेज उसको 11 मार्च 2024 को आया, मिला, नॉलेज हुआ, तो 11 मार्च 2024 से 6 मंथ तक एक्सरसाइज कर सकते. देन ही मस्ट एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मेजोरिटी या फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज. दो ऑप्शन है. क्लियर. इट इज इक्विटेबल राइट. ठीक है. देखो लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई हियर. लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा बिकॉज हियर नो क्वेश्चन अराइज ऑफ गोइंग टू कोर्ट. यहाँ पे कोर्ट जाने का राइट नहीं है, कोई सूट नहीं फाइल हो रहा है, ना एप्लीकेशन फाइल करना, अपना अपील फाइल कर, तो लिमिटेशन एक्ट नॉट अप्लाई है. वेयर देयर आर नो कोर्ट प्रोसीडिंग, लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई. जब कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं है तो लिमिटेशन एक्ट नॉट अप्लाई. लिमिटेशन एक्ट कहां पे अप्लाई होगा, कोर्ट में अप्लाई होगा. तो इट इज एन इक्विटेबल राइट आफ्टर लैप्स ऑफ मेनी इयर्स. मान लो बहुत सारे इयर्स चले जाते हैं, उसको नॉलेज नहीं, माइनर आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी comes to know of his admission into the benefit of the firm. This equitable right becomes inequitable because after lapse of many years, he is not a position to exercise his option. Why? The time period of 6 months is provided. Time period of 6 months क्यों provide किया गया? Provided for exercising the option. What is the reason behind this? So to access the future of the firm, उसको 6 महीने का टाइम दिया कि उसको एनालिसिस करना है कि फ्यूचर ऑफ द फर्म, अगर मैं पार्टनरशिप पार्टनर रहूंगा तो क्या फ्यूचर रहेगा, अगर नहीं रहूंगा. ही मस्ट नो द पास्ट बिजनेस, प्रेजेंट बिजनेस, प्रोस्पेक्ट ऑफ द फर्म. उसको ये, उसको 6 मंथ का सफिशिएंट टाइम है. तो 6 मंथ इज अ रीजनेबल टाइम अकॉर्डिंग टू लॉ मेकर. तो सेक्शन 30 क्लॉज 7 पर्सनली लाइबल टू थर्ड पर्सन. 30 क्लॉज 7 personally liable to third person.
that is unlimited liability for all act of the firm since he was admitted to the benefit of the firm. जब से उसको एडमिट किया बेनिफिट ऑफ फर्म के लिए, माइनर एडमिटेड इन 2015, मान लो सपोज माइनर को एडमिट किया गया, एडमिटेड इन 2015, ठीक है, एंड मेजर इन 2024, मेजर कब हुआ? 2024 में, क्लियर? तो देन ही विल बी लाइबल पर्सनली टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट डन सिंस 2024. कब से होगा? एंड ऑल्सो दैट डन बिटवीन 2015 टू 2024. 30 क्लॉज 7 देखना एक बार डायरेक्ट में. When the person becomes a partner, his right and liability as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, but he also becomes personally liable to third parties for all act of the firm done since he was admitted to the benefit. Admitted to the benefit 2015 for partnership, and his share in the property and profit of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor. ठीक है, ये बोलते हैं कि माइनर एडमिटेड इन 2015 एज पर सेक्शन 30 क्लॉज 7, ठीक है, एंड मेजर कब हुआ? 2024. तो इन ही विल बी लाइबल पर्सनली टू थर्ड पार्टी, पर्सनली लाइबल होगा थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट डन सिंस 2014 एंड आल्सो द एक्ट डन बिटवीन 2015 to 24. That is why the time period of 6 months, time period of 6 months is provided because after becoming partner his liability arise retrospectively. फिर वो retrospectively फर्म की liability बन जाएगी. अभी क्या होगा? देखो 15 से लेकर 24 तक वो सिर्फ बेनिफिट ऑफ पार्टनर था, पार्टनर नहीं था, तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी रहेगी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग. अभी पार्टनर नहीं बना. 24 में जो मेजर हुआ तब भी पार्टनरशिप नहीं, पार्टनर नहीं बना. ऑटोमेटिकली मेजर होने पे पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि कब बनेगा? 6 मंथ के पीरियड के अंदर उसने चूज किया. लेकिन जब तक वो चूज नहीं करता है तब तक वो पर्सनली ही लाइबल रहेगा. दैट इज ही बिकम लाइबल फॉर द एक्ट डन इन पास्ट, हेंस बिकमिंग पार्टनर इज एट रिस्क. तो अब क्या होगा? अब एक बार अगर पार्टनर बन गया वो, तो जो पास्ट जो एक्ट है उसमें भी लाइबल होगा. तो बिकमिंग पार्टनर इज अ रिस्क. तो वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 है, इज एक्सेप्शन टू द लास्ट लाइन ऑफ सेक्शन 25. लास्ट लाइन ऑफ सेक्शन 30 क्लॉज 7, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 30 क्लॉज 7 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25 देखना डायरेक्ट में. लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? Liability of partner to act of firm. Every partner is liable jointly with all the other partner also severally for all act of the firm done while he is a partner. All act of the firm while he is a partner. ठीक है, बोलता है liable of the firm. तो सेक्शन 30 क्लॉज 7 यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं. 25 लास्ट लाइन है, ये एक्सेप्शन है. 30 क्लॉज 7 is the exception to the last line of section 25. जनरली क्या होता है? ऑल एक्ट जो पार्टनर है वो लाइबल होंगे, ठीक है. लेकिन ये बोलता है कि जब तक वो पार्टनर नहीं था, बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी में वो लाइबल, पर्सनली लाइबल होगा. लाइबिलिटी ओनली व्हेन ही वाज अ पार्टनर. जब वो पार्टनर बन जाएगा तब उसकी लाइबिलिटी बनेगी, अदरवाइज उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी, और वो लाइबिलिटी रिट्रोस्पेक्टिवली होगी. तो प्रोवाइजर टू सेक्शन 35 इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पब्लिक नोटिस, 35 क्लॉज 5, 30 क्लॉज 5 बोलता है अगर वो पब्लिक नोटिस देने में फेल हो जाता है, इन केस ऑफ फेलियर टू सर्व पब्लिक नोटिस विद इन 6 मंथ, ही बिकम पार्टनर ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ. वो अपने आप ही पार्टनर बन जाएगा अगर वो पब्लिक नोटिस सर्व नहीं करता है, चाहे वो नेगेटिव पब्लिक नोटिस है चाहे पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब ऐड होना चाहता है पार्टनर भी, या नहीं होना चाहता, वो नोटिस नहीं देता, बिल्कुल एट ऑल नोटिस नहीं देता है, नॉट एट ऑल, तो देन ही बिकम पार्टनर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ. देन नाउ द नेक्स्ट इज डिफेंस. He had or to minor, उसको डिफेंस यहाँ पे लेना है. नो नॉलेज. अब वो डिफेंस यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 6, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? माइनर के ऊपर. देखो जनरली दो तरह से ऑप्शन एक्सरसाइज करता है जब वी बिकम मेजर, ठीक है. अब उसको दो चीजें, ही डज नॉट नो अबाउट द पार्टनरशिप, पार्टनर बेनिफिट ऑफ पार्टनर एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी. अगर उसको नॉलेज नहीं है
अब इस बात का बर्डन उसके ऊपर रहेगा, वेयर एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट of partnership in the firm, the burden of proving of the fact that such person had no knowledge of admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attending majority shall lie on the person asserting that. अब देखो ये बोलता है कि आफ्टर द, जब वो आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, मान लो सपोज ये एडमिट कर दिया माइनर को, एडमिटेड कर दिया, अब वो मेजर हो गया। जनरली हम टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ। अगर वो 6 मंथ तक नोटिस नहीं देता है, चाहे नॉलेज नहीं भी हो, 6 मंथ के बाद क्या बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। अब मान लो हम बोल रहे हो आप, अब ए बी सी, अब डी को हमने यहाँ माइनर ऐड किया था, माइनर क्या बन गया, पार्टनर बन गया। आफ्टर 6 मंथ उसकी भी लाइबिलिटी बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एज पर सेक्शन 25 जब वो पार्टनर है तो ऑल पार्टनर आर लाइबल, ऑल पार्टनर लाइबल। यहां से लेकर यहां तक पर्सनल लाइबिलिटी है उसकी, पर्सनल लाइबिलिटी है। और जब तक उसका यहां से यहां तक भी पर्सनल लाइबिलिटी है, लेकिन जैसे ही वो पार्टनर बन गया या उसने चूज कर लिया पार्टनरशिप, तो हम अभी सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जैसे 6 मंथ यहाँ पे क्लोज हो गए, ओवर हो गए, सीज हो गए, आफ्टर दैट पार्टनर बन जाएगा तो उसकी लाइबिलिटी भी फॉर्म के लिए बनेगी या फॉर्म की लाइबिलिटी उसके एक्ट के लिए बनेगी। ठीक है, तो पार्टनर लाइबल होगा यहाँ पे। अब वो डी भी माइनर होगा, मान लो इसके ऊपर माइनर लाइबिलिटी आ गई और ये ऑब्जेक्शन कर रहा है, मैं तो पार्टनर नहीं हूं, मुझे तो नॉलेज नहीं इस बात का। तो ये नॉलेज नहीं है, नो नॉलेज ऑफ इज एंटरिंग इनटू द बेनिफिट ऑफ फॉर्म, hence 6 month counted from the date of knowledge, burden of proof is on the person, उसके ऊपर burden of proof रहेगा, who asserted that he has no knowledge। तो माइनर के ऊपर है कि मुझे नॉलेज ही नहीं है कि मैं पार्टनर हूं। ठीक है, तो 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। तो अगर वो बोलते कि मुझे तो नॉलेज नहीं था कि मैं पार्टनर हूं, तो मैं एक्सरसाइज कर सकता था अपना राइट। ठीक है, तो इन दैट केस द बर्डन लाइज अपॉन ऑन द पार्टनर, ऑन द माइनर, माइनर के ऊपर। इट इज सिमिलर टू सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस, ऑप्शन टू पार्टनर, उसके बाद ऑप्शन द पार्टनर बनेगा, ऑप्शन नॉट टू बी पार्टनर, ऑप्शन एक्सरसाइज आफ्टर। मान लो अगर वो एक्सरसाइज करता है 5 मंथ के बाद, exercise after the option exercise after 5 months या option exercise after 1 month, तो option inform the date of majority or knowledge। तो कब से कब तक, date of knowledge or majority। ठीक है, तो how much share entitled, कितना शेयर मिलेगा उसको, whether is entitled to share during 5 month। अब जो मान लो उसने ऑप्शन कब यूज किया, कितना टाइम पीरियड होता है आपके पास, 6 मंथ है। अब उसने 5th मंथ में एक्सरसाइज किया ऑप्शन, या 1 मंथ में एक्सरसाइज किया, तो यस, वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर ड्यूरिंग द 5 मंथ, इन 5 मंथ में उसको शेयर मिलेगा, तो आंसर इज यस। हाउ मच शेयर ही इज एंटाइटल्ड, सेक्शन 30 क्लॉज 7 ए एंड सेक्शन 30 क्लॉज 8 ए। कहां पे दिया, कितना शेयर मिलेगा इस बिटवीन उसको, सेक्शन 30 क्लॉज 7 ए एंड सेक्शन 30 क्लॉज ए। ठीक है, where the person become a partner, बोला he admit to benefit of the partnership firm, and second बोलता है where such person elect to not become a partner। अब ये become partner बनने के लिए बोल रहा है या not, 8 बोलता है नहीं, वो जब वो ऑप्शन चूज करते हैं कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है, तो his right and liability shall continue to be those of a minor under this section up to the date on which he gives public notice। कब तक रहेगा, जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। His share shall not be liable for any act of firm done after the date of the notice। His share shall not be liable, उसके बाद उसका शेयर लाइबिलिटी नहीं रहेगी फर्म की, आफ्टर डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। He shall be entitled to sue the partner for the share of the property and profit accordance with subsection 4 के अकॉर्डिंग। अब देखो ये बोलता है कि आपका, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ लेना इस पॉइंट को। कोई पार्टनर है ए बी सी, डी को या माइनर को ऐड कर दिया गया, माइनर को ऐड किया गया बाय एग्रीमेंट इस डेट पे। ठीक है, अब ये मेजर हो गया या इसको नॉलेज हो गया या मेजोरिटी, दोनों में से कितने टाइम के अंदर, 6 मंथ के अंदर। अब मान लो इसने 5th मंथ पे चूज किया कि मुझे इलेक्ट होना टू बी पार्टनर, टू बी पार्टनर या टू नॉट बी
पार्टनर, क्योंकि ये उसके ऑप्शन पे नॉट बी पार्टनर। जिस दिन इसने पब्लिक नोटिस दे दिया उस दिन के बाद इसको शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन यस, पहले तो शेयर मिल रहा था, मेजोरिटी से लेकर जो जब तक उसने पब्लिक नो तब तक, मान लो 5th मंथ तक भी इसको इनटाइटल है, इनटाइटल, इसको शेयर मिलता रहेगा। इसका पहले भी शेयर मिल ही रहा था, लेकिन जैसे पब्लिक नोटिस दे दिया तो देन उसका शेयर होना बंद हो जाएगा। 30 क्लॉज 8A में दिया गया बी, ठीक है, इसके लिए। और इस टू बी पार्टनर सेक्शन 30 क्लॉज 7A एंड बी, फिर वो 30 क्लॉज 7 अगर पार्टनर बनने के लिए चूज करता है तो 30 क्लॉज 7 एप्लीकेबल होगा, नॉट टू बी पार्टनर तो 30 क्लॉज 8 यहाँ पे एप्लीकेबल। तो 30 क्लॉज 7 क्लॉज बी शेयर इन द प्रॉपर्टी, अगर वो पार्टनर बन जाता है तो शेयर इन प्रॉपर्टी भी मिलेगा उसको, शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, शेयर टू विच ही हैज एंटाइटल एज अ माइनर। जो भी एंटाइटल था माइनॉरिटी में, उसको अब प्रॉपर्टी में भी शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। एंड 30 क्लॉज 8 क्लॉज बी, 30 क्लॉज 8 क्लॉज बी, his share are not liable for any act done after the date of notice, वो किसी शेयर के लिए लाइबल नहीं होगा आफ्टर जब उसने नोटिस दे दिया। तो when a minor elect to a partner, he cannot sue for property and profit। अगर वो इलेक्ट कर देता है किस चीज के लिए, माइनर इज अ पार्टनर, तो he cannot sue for the property and profit। when minor elect not to be partner, yes he can sue in this case। अगर वो, अब ये देखो सेक्शन 30 क्लॉज 8(3) बोलता है अगर वो इलेक्ट करता है नॉट टू बी बिकम पार्टनर तो ही कैन सू, ही शैल बी एंटाइटल्ड सू, वो सू कर सकता है, शेयर के लिए सू कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, आपका प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉफिट के लिए सूट फाइल कर सकता है, उस पर सूट फाइल करने का राइट आ जाता है। अगर वो नॉट टू इलेक्ट, वो कंटिन्यू नहीं रहना चाहता पार्टनर तो, लेकिन अगर उसने इलेक्ट कर दिया कि ही बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनना चाहता तो ही हैज नो राइट टू सूट, नो राइट टू सूट, फिर वो सूट फाइल नहीं कर सकता फॉर्म के लिए, फॉर्म के अगेंस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज आपका ऑल अबाउट सेक्शन 30, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 20 दोनों इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आज ही हो जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करें 31 से लेकर 38 इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। ठीक है, 28 और 30 पे जो PDF नोट्स है वो अपलोड हो जाएंगे आपका ऐप पे, स्टडी मटेरियल में, वहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी ऑन इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर सेक्शन 31 to 38।